बेटा इसमें देखो, जब हमारे पास डेल्टा जी क्या आ गया, माइनस नॉन एक्सपेंशन वर्क आ गया, तो इसमें बेटा हम ये कह सकते हैं, इसके बेसिस पे ये कहा गया है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है ना बेटा, वो उस वर्क को कैलकुलेट करता है बेटा, वो उस वर्क को कैलकुलेट करता है बेटा, उस वर्क को कैलकुलेट करता है जो नॉन एक्सपेंशन के थ्रू हुआ है बेटा। जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है ये उस वर्क को कैलकुलेट करता है जो नॉन एक्सपेंशन के थ्रू हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो उसमें एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है, तो उस वर्क डन को तो हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा जो वर्क डन हुआ एक्सपेंशन और कंप्रेशन के अलावा, जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन के थ्रू अलावा जो वर्क डन हुआ उसको हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा जी के थ्रू, गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू। क्या करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। तो आप ये कह देना गिब्स फ्री एनर्जी उस वर्क डन को कैलकुलेट करता है जो एक्सपेंशन वर्क डन के अलावा हुआ उस सिस्टम में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बेटा। अब इसमें नेक्स्ट आता है बेटा, भाई जो हम यही बात करें, जो गिब्स फ्री एनर्जी हमें क्या बताता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बताता है। तो हम इसको इसके रूप में निकालते हैं बेटा, ड्राइविंग फोर्स के रूप में। अब हमारे पास इक्वेशन तो बेटा ये होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। तो इसके बेसिस पे हम इसके ड्राइविंग फोर्स के बेसिस पे बताते हैं रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस होगी या नेगेटिव होगी। तो बेटा इसमें हम कंडीशन लगा के चलते हैं, कंडीशन के बेसिस पे। तो ये कह रहा है कि इसमें जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, इसमें डेल्टा एस बी और डेल्टा एच बी दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों क्या हो बेटा, नेगेटिव रहे। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होगी जिसमें डेल्टा एच और डेल्टा एस नेगेटिव है, तो उसमें जो एनर्जी फैक्टर होता है ना बेटा, एनर्जी फैक्टर जो मिनिमम एनर्जी, देखो पीछे बता चुके ड्राइविंग फोर्स के लिए, तो जो मिनिमम एनर्जी होती है ना वो बेटा फेवर करती है बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। वो क्या करेगी, फेवर करेगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। बट जो उसमें रैंडमनेस होती है ना वो फेवर नहीं करेगी बेटा, वो अपोज करेगी। जिसमें डेल्टा एच और डेल्टा एच दोनों नेगेटिव रहे, उसमें जो एनर्जी फैक्टर होता है मिनिमम एनर्जी, वो तो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस के लिए फेवर करेगी, बट रैंडमनेस उसको फेवर नहीं करेगी। तो इसमें बेटा ध्यान रखना इसकी बेसिस, इसमें डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन रहे इस प्रोसेस की बेसिस और डेल्टा एस से, तो रिएक्शन में हमारा डेल्टा जी क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि देखो बेटा ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, अगर इसको मैं नेगेटिव रखूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको, ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव तभी तो आएगा जब इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। क्या रहेगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, तभी तो लिखा डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा एस से ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच, तो वहाँ पर हमारे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। और उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा आने से यहाँ पर हमारे पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा होने से हमारे क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। बट कंडीशन ध्यान रखना बेटा, ये दोनों क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगी। मतलब ये ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, जब ये वाला ज़्यादा नेगेटिव रहेगा तो डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। जब ये वाला ज़्यादा नेगेटिव रहेगा तो हमारा डेल्टा की जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस। और आपको ये तो पता ही होगा, जब डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाए, डेल्टा एस के, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा जी हमारा क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। फिर नेक्स्ट कंडीशन ये बताइए बेटा, नेक्स्ट कंडीशन में ये बताइए जब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों क्या हो बेटा, पॉजिटिव हो। जब ये दोनों क्या हो, पॉजिटिव, इन दोनों को पॉजिटिव होने का मतलब बेटा ये हो गया, अब यहाँ पर एनर्जी फैक्टर जो ड्राइविंग फोर्स में जो मिनिमम एनर्जी होती है वो इस प्रोसेस को फेवर नहीं करेगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फेवर नहीं करेगी। बट यहाँ पर रैंडमनेस होता है ना बेटा, वो उसमें रिएक्शन या प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या करेगी, फेवर करेगी। तो इसमें बेटा ध्यान, जब डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा एस से, तो हमारा डेल्टा जी भी क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहने का मतलब क्या होगा बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हमारा डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा एच से, डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा एच से ज़्यादा है, तो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये लिख लेते हैं फिर से, डेल्टा एच ज़्यादा रहेगा पॉजिटिव में, तो ये ज़्यादा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब होगा डेल्टा जी नेगेटिव, और कैसी रहेगी रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रहेगी। कैसे रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। फिर इसमें डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा एस जीरो,
तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, डेल्टा जी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। डेल्टा जीरो का मतलब क्या होगा, रिएक्शन क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम रहेगी। बट एक चीज इसमें ध्यान रखना बेटा, तीसरी कंडीशन, जब डेल्टा एच क्या रहे, नेगेटिव रहे, और डेल्टा एच क्या रहे, पॉजिटिव रहे। डेल्टा एच क्या रहे, नेगेटिव, और डेल्टा एच क्या रहे, पॉजिटिव, उस कंडीशन पे हमारा मिनिमम एनर्जी भी और रैंडमनेस दोनों फेवर करेंगे रिएक्शन को क्या करने के लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए। जो हमारी केमिकल प्रोसेस होती है उसके लिए क्या करेगा, फेवर करेगा स्पॉन्टेनियस को। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं जब हमारा डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ही आती है, और वहाँ पर उस प्रोसेस कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, स्पॉन्टेनियस, और हाईली नेगेटिव रहेगी। और डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब होता है ज़्यादा स्पॉन्टेनियस और ज़्यादा यूजफुल वर्क करेगा। क्या करेगा, ज़्यादा यूजफुल वर्क करेगा। हाँ, इसमें बेटा ये ध्यान रखना, जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव कर दे और डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो इसमें ना तो एनर्जी फैक्टर फेवर करेगा ना रैंडमनेस फेवर करेगा, ना एनर्जी फैक्टर फेवर करेगा ना रैंडमनेस। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। तो बेटा ये तुम्हारा इसके बेसिस पे था भाई, कौन सी प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस ड्राइविंग फोर्स के बेसिस, जो हमारा रिजल्टेंट निकालता है ना मिनिमम एनर्जी और रैंडमनेस के बेसिस पे। तो जो हमारा रिजल्टेंट निकलता है ड्राइविंग फोर्स, उसके बेसिस पे हमारी रिएक्शन गिब्स एनर्जी के अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अब इसमें बेटा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिए, हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं बेटा, हरदम याद रखना ये पॉइंट। तो बेटा डेल्टा जी की वैल्यू के ऊपर बेस की बता रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक। दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। तो बेटा इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, हम पहले बात करते हैं एंडोथर्मिक। जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है उसमें डेल्टा एच क्या होता है बेटा, आपको पता है पॉजिटिव होता है, बता चुके हम पीछे एंथैल्पी में। ऐसे में जब डेल्टा एच क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा, और हमारे ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। तो हमारा ये क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो वहाँ पर जो हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी वो हाई टेम्परेचर पे होगी, हाई टेम्परेचर पे। तो आप ध्यान रखना, जब हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब हाई टेम्परेचर पे। बेटा इतना ध्यान रखना। आपको स्पेसिस पूछ ले भाई हमारे पास एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, आप कैसे बताओगे भाई वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो आप बताना, जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो लो टेम्परेचर पे क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। सॉरी बेटा, हाई टेम्परेचर पे जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस कब होती है, हाई टेम्परेचर पे क्या होती है, हाई क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एच क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जब हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो उसमें डेल्टा एच क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। और नेगेटिव होने का मतलब ये रिएक्शन किस पे होगी, लो टेम्परेचर पे। किस पे होगी, लो टेम्परेचर पे। तो आप ध्यान रखना, जब आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, क्या हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, तो वहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कब होगी, लो टेम्परेचर पे। जब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो इसमें डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कब होगी, हाई टेम्परेचर पे। क्या होगी, हाई टेम्परेचर पे। बेटा इस पॉइंट को ध्यान रखना कि आप ये याद रखना, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, और जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा, लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो। जैसे आपसे कह दे भाई एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वहाँ पर हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा अप्लाई कर दिया, तो आप कह देना भाई वहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। वहाँ पर क्या होगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। अगर वो कह दे बेटा हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और वहाँ पर हमारे पास हाई टेम्परेचर, तो वहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी बेटा, स्पॉन्टेनियस होगी। अगर उसने एंडोथर्मिक में लो टेम्परेचर बोल दिया तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर बोल दिया तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी बेटा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। बेटा ये ध्यान रखना। अब एक पॉइंट इसमें जनरल याद रखो, जहाँ पर भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस होगी। जहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बेटा
कम होना चाहिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस क्या होगी बेटा, स्पॉन्टेनियस होगी बेटा, क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये बेटा इसके बेसिस पे। फिर इसके बाद आता है बेटा इसमें भाई हमें डेल्टा जी और डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट कर बेटा। डेल्टा जी कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड बेटा रिएक्शन की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की डेल्टा जी कैसे, तो बेटा वो ये समेसन डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में समेसन डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे सेम टू सेम एंट्रोपी निकाल सकते किसी रिएक्शन, समेसन डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट और ये किसकी निकाल सकते हो, डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट। तो ऐसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ वही है, मैं प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी में से रिएक्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगी रिएक्शन की। ऐसे प्रोडक्ट की एंट्रोपी में से रिएक्टेंट की एंट्रोपी माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगी केमिकल रिएक्शन की एंट्रोपी आ जाएगी, भाई उसमें चेंज किया हुआ बेटा। इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट। अब बेटा देखो ध्यान सुनो, मैंने स्टार्टिंग बताया था जब हम इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो हमें सेकंड लॉ को बताते हैं। सेकंड लॉ होता है क्या बेटा, सेकंड लॉ मैंने बताया था आपको भाई, हम सेकंड लॉ को जब भी डिस्क्राइब करेंगे जब हम इन बेसिक टर्म को पढ़ लेंगे। जैसे बेटा हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पढ़ लिया, हमने इसको क्या पढ़ लिया, हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमने इसको स्टडी कर लिया। हमने देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ ली, एंट्रोपी पढ़ ली और गिब्स फ्री एनर्जी। इन टर्म को हमने पढ़ने के बेसिस, इन प्रोसेस को पढ़ने के बेसिस पे हमारा सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करना इजी हो गया बेटा। क्या हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। तो सेकंड लॉ ने इनके बेसिस पे ये कहा कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। ये कह रहा है कि सेकंड लॉ ये कह रहा है कि जितनी भी रिवर्सिबल प्रोसेस, सॉरी बेटा, जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो थर्मोडायनेमिकली क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। क्या होती है, रिवर्सिबल। मतलब हम ये कह सकते हैं भाई जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी वो क्या होगी, रिवर्सिबल नहीं होगी। क्या होगी, रिवर्सिबल नहीं होगी। फिर इसने कहा कि भाई जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी वो रिवर्स में तभी होगी जब उसको कोई बाहर से एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी, उसको बाहर से एक्स्ट्रा क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, तभी वो क्या होगी बेटा, रिवर्स में होगी। बेटा जो हमारा मेन कंक्लूजन निकल के यही आया कि हमारा एंट्रोपी के बेसिस पे, स्पॉन्टेनियस के बेस पे और गिब्स फ्री एनर्जी के बेस पे जो हमारा सेकंड लॉ था वो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारे पास जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो नेचर में इरिवर्सिबल होती है। नेचर में क्या होती है, इरिवर्सिबल। जैसे आपसे कोई पूछे सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक क्या आता है तो आप बताना लिखना ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। क्लियर। या आप ये बता सकते हो द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीज। जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो कंटिन्यूसली क्या होती रहती है बेटा, इंक्रीज होती रहती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट आपके अकॉर्डिंग कोई सी डेफिनेशन दे सकते हो जो अभी आपको अच्छा लगे बेटा इसमें, कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। या एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। या कोई भी हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो तभी रिवर्स होगी जब उसको हम बाहर से क्या करेंगे, एक्सटर्नल हेल्प देंगे। क्या देंगे, एक्सटर्नल हेल्प। एक्सटर्नल हेल्प मिलेगी तभी वो क्या होगी बेटा, रिवर्स होगी। ये तो था हमारा बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसके बाद आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। बेटा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सिर्फ हम इसमें क्या करते हैं, डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम इसमें और कुछ भी डिस्कस नहीं करते बेटा। अब थर्ड लॉ में क्या कहा है थर्मोडायनेमिक, थर्ड लॉ में ये कहा बेटा एक परफेक्ट क्रिस्टल, एक हमारे पास परफेक्ट क्रिस्टल है। परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब होता है उसमें कुछ भी इंप्योरिटी प्रेजेंट ना हो, उसमें कुछ भी इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं हो। देखो यहाँ पर परफेक्ट वर्ड इसलिए यूज किया है, वहां पर कुछ भी इंप्योरिटी ना हो। क्रिस्टल का मतलब हो गया हमारे पास आयनिक कंपाउंड। हमारे पास एक परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल हो बेटा, वो जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब जान गए 273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट जीरो पे। ए परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इज एंट्रोपी जीरो। उसकी एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है। बेटा ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड लॉ। इसका मतलब समझना कि ये कह रहा है कि एक परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल है
और वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उसकी जो एंट्रोपी होती है ना वो क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। तो बेटा ध्यान रखना, द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो, इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, जीरो टेम्परेचर पे। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी परफेक्ट क्रिस्टल है उसकी एंट्रोपी जीरो है, कितने पे, एब्सोल्यूट जीरो पे। तो थर्ड लॉ ऑफ यही बताता है बेटा। ओके बेटा, तो हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा।